स्वागत है आपका दूधावत साइंस एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरोधों की निर्भरता के बारे में और प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। लेकिन अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता। हमने पिछले वीडियो में भी इसका छोटा सा भाग पढ़ा था, ठीक है। हमने विशिष्ट प्रतिरोध निकाला था K बराबर RA/L, ठीक है। इसको हम फिर से चेंज करते हैं तो R बराबर KL/A। इसके बाद बात करते हैं इन R के और K के मध्य संबंध क्या होता है। अगर हम लंबाई को इकाई के रूप में लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एक इकाई के रूप में लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई दोनों एक ले इकाई के रूप में, है ना। तो ठीक है, इकाई के रूप में लेते हैं तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होते हैं। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है। कब? जब हम लंबाई, जो चालक तार की लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इकाई के रूप में लेते हैं। तो अब इनके मध्य ग्राफ कैसे बनेगा? प्रतिरोध किस तरह से जो लंबाई पर डिपेंड करता है, तो लंबाई और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ किस तरह से बनता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो देखिए, चूंकि सूत्र से स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे लंबाई का मान हम बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से प्रतिरोध का मान भी कैसा है, बढ़ता जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान जैसे हम बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 1 के बटे में है। यानी जितनी बड़ी संख्या नीचे होगी, हर में जितनी बड़ी संख्या होती है, अंश बटे हर। हम भिन्न को इस रूप में देखते हैं तो अगर हर का मान जितना अधिक होगा उतना ही ये अनुपात जो है वो कम आएगा, ठीक है। कोई वैल्यू है जैसे P है, P बराबर अंश बटे हर है, तो हर का मान हम जितना अधिक लेंगे P की वैल्यू उतनी ही कम आती है, और हर का मान जितना कम लेते हैं हम, P की वैल्यू उतनी ही अधिक आएगी। इसी तरह से अगर A का मान हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होता जाता है, और लंबाई का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इनके मध्य हम ग्राफ बनाते हैं, R प्रतिरोध और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनके मध्य हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भिन्न के रूप में लिखें, इसकी जगह अगर हम यहां पर R और 1/A, ठीक है। अगर हम अनुपात लेते हैं प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम का, तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण के समानुपाती होता है। देखिए, जो प्रतिरोध है यहां से देखिए स्पष्ट हो रहा है, जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समानुपाती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लें तो ये बनने वाला ग्राफ है, ये सीधी रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम प्रतिरोध और लंबाई के, चालक तार की लंबाई के मध्य अगर हम ग्राफ साझा करें, प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई के मध्य अगर हम ग्राफ को साझा करें L, ठीक है, तो जैसे जैसे R का मान बढ़ाते जाते हैं हम, L का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि L का मान बढ़ाने पर जो है R का मान अपने आप ही बढ़ता जाता है, क्योंकि ये आपस में समानुपाती होते हैं, है ना, ठीक है। तो इनके मध्य जो बनने वाला ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में बनता है। वहीं अगर हम इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर दोनों का मान इकाई ले लें तो ये आपस में समान होते हैं।
ठीक है। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी इसमें बढ़ता जाता है। ये स्थिति तभी संभव है जब हम इसको क्या लेते हैं, r को इकाई के रूप में लेते हैं, या फिर इसको हम कोई गुणांक के रूप में मान लेते हैं, या फिर नियतांक ले लेते हैं तब। और जो ये जो लंबाई है, जो इसी तरह से जैसे हमने अभी प्रतिरोध के लिए निकाला था, ये लंबाई इसके लिए व्युत्क्रम का काम करते हैं, यानी लंबाई का मान बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है जो कम होता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाएगा तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध कम होता जाएगा, यानी जो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध का मान होता है वो जो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कोई धातु है जो अतिचालक है, यानी जो ऊष्मा की अतिचालक है, तो उसमें अगर धातुओं में ताप का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप का मान बढ़ाने पर, ताप का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है मिश्र धातु। मिश्र धातुओं में अगर ताप का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, ये क्या है, मिश्र धातुएं स्थिर रूप में होती हैं। मिश्र धातु, मिश्र क्या होता है, यानी दो धातुओं के मिश्रण से या दो तत्वों के मिश्रण से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। दो तत्वों को जो मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, वो मिश्रण बनता है। तो दो धातुओं के मिश्रण से जो बनती हैं वो मिश्र धातुएं होती हैं, है ना। तो क्या होता है, जो मिश्र धातुओं को ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध कम होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध का मान है मिश्र धातुओं का थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। मिश्र धातु में कौन कौन सी आती है, मैग्नीन। मैग्नीन में जैसे कॉपर है, निकल है, जिंक है, ठीक है, तांबा वगैरह, ये क्या है, मैग्नीन धातुएं, है ना। तो मैग्नीन के अलावा इनमें आती है कौन सी, नाइक्रोम, जैसे नाइक्रोम है, क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह, जो इतनी जितनी भी तरह की मिश्र धातुएं हैं वो सभी इसमें आती हैं मिश्र धातुओं में, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होती हैं। इन पे जैसे जैसे चालक ताप का मान बढ़ाते हैं तो इनमें ऊष्मा प्रवाह होना प्रारंभ होता है। ये एक स्थिति पर होती हैं, ऐसी स्थिति पर होती हैं जहां पर ये शांत रूप में स्थिर होती हैं, और लेकिन जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते हैं इनमें चालकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और चालकता का मान अधिक होगा, चालकता बढ़ने लगेगी, प्रतिरोध का मान कम होता जाता है, ठीक है। इनके लिए भी प्रतिरोध कैसा है, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो जिन धातुओं का चालकता का मान अधिक होता है या फिर जो ऊष्मा की अधिक चालक होती हैं उस धातुओं के प्रतिरोध का मान कम होता है, या फिर अधिक चालकता ताप का प्रवाह जो करती हैं उनका प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे चांदी, ठीक है, चांदी के बाद तांबा, वो सोना, सोने के बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम, चांदी,
फिर आता है तांबा, फिर आता है सोना, फिर आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या है? चांदी का जो चालकता है, चालकता का मान है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम का है इन धातुओं में सबसे कम होता है। तो चांदी का सॉरी एजी, प्रतीक चिन्ह होता है एजी। ठीक है, तो और एल्यूमिनियम का एल, सोने का एयू। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चालकता का मान बढ़ाते जाते हैं, प्रतिरोधकता का मान कम होता जाता है। तो ये सबसे अधिक चालक है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो इनके प्रतिरोध का मान कैसे होगा? तो आर एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके बाद इससे कम होगा आर सोने का प्रतिरोध, इसके बाद कम होगा तांबे का, और इसके बाद होगा चांदी का। ठीक है, चांदी का जो प्रतिरोधकता का मान है वो इन धातुओं में सबसे कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अपने आसपास देखते हो, सबसे अच्छा जो उदाहरण है प्रतिरोधों के संयोजन का वो हमारे आसपास ही देखने को मिल जाता है। जैसे हम घरों में, सभी घरों में रहते हैं सभी मानव, और जाहिर सी बात है कि घरों में जो लाइटों का संयोजन किया जाता है, अलग अलग कमरे में जो बोर्ड लगा करके अलग अलग जगह पर लाइट पहुंचाई जाती है वायरिंग करके। ठीक है, और हम देखते हैं रोड लाइटों पर, तो रोड लाइटों पर क्या है, लाइटें एक क्रम में बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें एक क्रम में, तो रोड लाइटों को एक साथ ऑन कर सकते हैं और एक साथ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो घर में अलग अलग कमरों में लाइटें लगी हुई होती हैं उनके लिए अलग अलग स्विच होते हैं, यानी उनमें हम अलग अलग तरीके से क्या है विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो सब जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये कोई क्या है, संयोजन, इस प्रकार का एक कोई समांतर क्रम संयोजन है। इस प्रकार का जो समांतर क्रम संयोजन होता है हम घरों में देखने को मिल सकता है। इसके जो सिरों पर विभवांतर भी है, लेकिन प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, R1, R2 और R3, I1, I2 और I3। यानी इसके सिरों पर विभवांतर तो समान है, लेकिन इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान अलग अलग है। अलग अलग चालक तार के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, और जाहिर सी बात है अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। इसको समझने के लिए देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में चालक तार के प्रथम सिरे, सभी चालक तारों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु, इसको हम ए नाम दे देते हैं, एक बिंदु ए पर जुड़े होते हैं, एवं सभी दूसरे बिंदु चालक तार के दूसरे जो सिरे होते हैं वो किसी एक बिंदु अन्य बिंदु बी पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, समांतर क्रम। देखते हैं हम गणित में, देखते हैं हमसे कोई दो समांतर लाइनें खींचने के लिए बोल देते हैं टीचर, तो हम कैसे कहते हैं, ये लो सर समांतर लाइन है, 3 समांतर लाइन बोल दी तो ये होगी, 4 समांतर लाइन बोल दी तो ये होगी। समांतर लाइन का मतलब है एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ तीसरा, है ना। ठीक है, और उनमें जो दूरी है वो समान होगी, यानी अलग अलग दूरी समान होगी, लेकिन इनकी लंबाइयां अलग अलग हो सकती है। बोलने के लिए तो ये समांतर है, लेकिन लंबाइयां तो अलग अलग हो सकती है।
वो लंबाइयों को हम डिपेंड करते हैं धारा पर, प्रतिरोध पर, ठीक है। और लंबाइयों से किसकी तुलना करते हैं हम? धारा की। यानी अगर इनकी लंबाइयां तो अलग अलग हो सकती है, लंबाई अलग अलग होंगी तो इसके लिए क्या है, धारा भी अलग अलग हो सकती है, प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, ये समांतर है, यानी इनके एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य क्या है, दूरी समान है, ठीक है। उसी से हम इसको भी दर्शा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें बोल दिया जाए कि जो दिया हुआ परिपथ है, इसके लिए अगर विभवांतर समान है तो इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा ज्ञात कीजिए एवं प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसके लिए धारा का मान और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। I बराबर B/R, ठीक है। और I कुल धारा के लिए बोल देता है तो I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 है समीकरण 1। चूंकि ओम के नियम से जो संबंध होता है B बराबर IR, यानी कि जब चालक तार में, जो चालक तार के सिरों पर विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, प्रत्येक सिरे के लिए हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पहला I1 का मान क्या है, B/R1, पहले परिपथ के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए धारा का मान I1 बराबर B/R1। B क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों सिरे हैं उनमें सभी में क्या है, विभव का मान समान है। और दूसरे सिरे के लिए I2 बराबर B/R2, तीसरे तार के लिए जो है B/R3। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको दे दिया V और इसको दे देते हैं C, ठीक है। तो समीकरण A, B और C से मान कहां पर रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो I बराबर A, B, C से मान रख दिया। I1 का मान हो गया B/R1 प्लस I2 का मान हो गया B/R2 प्लस I3 का मान हो गया B/R3। B सब में कॉमन है, I बराबर B कॉमन ले लिया हमने, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको हम तुल्य प्रतिरोध के लिए इसको 1/R के बराबर मान लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। हमने क्या देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R। यहां पर I बराबर B/R हो गया। हमें क्या निकल गया, हमारा ओम के नियम से ये समान निकल गया, ठीक है। जो 1/R है इसका मान क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी जो सभी प्रतिरोध, इसका जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मान इनके सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के समान होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे ज्ञात करते हैं। R का मान अगर ज्ञात करेंगे 1/R बराबर, इनका सभी का लघुत्तम ले लेते हैं हम, R1 प्लस R1, R2 और R3 लघुत्तम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, R का मान किसके बराबर हो गया, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ठीक है।
तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसके बराबर हो गया, इस वैल्यू के बराबर। आपको यहां तक निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक से काम चला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो गया, जो तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल होता है, ठीक है। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिपथ होता है, परिपथ में चालक तार होता है और चालक तार की सिरे आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। कैसे, इस तरह से, ठीक है। R1, R2 और R3, तो विभवांतर कैसा होगा, इन पे समान विभवांतर होगा, तो धारा का मान भी समान होगा, चूंकि एक श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं। आप रोड लाइट्स देखते होंगे, रोड लाइट्स को शाम के टाइम जब रोड लाइटें चालू होती है, निगम के द्वारा चलाई जाती है, तो क्या चालू की जाती है, तो क्या होता है, वो एक बटन दबाते हैं और रेगुलर जितनी लंबाई तक जो एक क्रम में जितनी लाइटें लगी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, 2, 5, 10, 12, 15 जितनी भी लाइट होती हैं वो एक साथ जलती हैं, और उनमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो चूंकि एक ही वायर से जुड़ी हुई होती है तो समान धारा प्रवाहित होगी, और जो वो प्रकाश करेंगी वो भी समान आएगा। तो उनका प्रतिरोध का मान जरूर अलग अलग होता है, लेकिन उसके विभवांतर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर है चालक तार में वो समान होता है, और जो प्रवाहित होने वाली धाराएं वो भी समान होती है। तो इसके लिए अगर बोल दिया जाए कि इसके लिए जो चालक तार का जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए और प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। B बराबर IR, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I, चूंकि सभी जगह जो जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उन सब का मान क्या है, समान है, ठीक है। तो B बराबर IR, तो B1 का मान ज्ञात करते हैं हम, B1 बराबर IR1, ठीक है। B1 बराबर IR1, चूंकि एक क्रम में ही है, जुड़ी हुई हैं, और B2 का मान कितना होगा, ठीक है, B2 I1 R2, तो I1 का मान कितना I और R2 ही है। B3 बराबर IR3, ये हो गया B3, यानी B3 बराबर IR3, ठीक है। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। इन सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इनमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आएगा, B बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सभी में कॉमन आ रहा है तो I कॉमन ले लेंगे, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3। B बराबर, ओम का नियम क्या कहता है कि जो चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित होने वाली धारा के समान होता है। तो ये क्या है, ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो इससे अगर हम इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो R का मान क्या है, यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो चालक तारों के मध्य जो प्रतिरोध होता है, चालक तारों का प्रतिरोध, जो इसका तुल्य प्रतिरोध है वो इनके सभी प्रतिरोधों के योग के समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के समान होता है, ठीक है। इस चीज को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रतिरोधों को इस तरह से
संयोजित किया गया है, देखिए ये क्या है, किस श्रेणी में, समांतर क्रम संयोजन में है। प्रत्येक का जो है क्षमता है क्या है, 2 ओम है। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। ठीक है, एक यहाँ पर और प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिसका भी क्या है, क्षमता 2 ओम की है। ठीक है, इसके बाद एक और समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है जिसके भी प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम। 2 ओम। ठीक है, तीसरा और तीसरा, इनके मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उसका मान क्या है, बी है। हमसे बोल दिया जा रहा है इसमें कि जो परिपथ है ए और बी, ये जो परिपथ है इस परिपथ के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी इन सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन में है। ये भी कौन से में है, समांतर क्रम संयोजन में है। और प्रत्येक सिरे का जो क्या है, प्रतिरोध है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध है 2 ओम का है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए अभी हमने क्या देखा था, B बराबर आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर। ठीक है, आई बराबर बी अपॉन आर, विभवांतर चूंकि सब में समान है तो आई बराबर बी अपॉन 1 अपॉन आर। ठीक है, बी इंटू 1 अपॉन आर। और हमें 1 अपॉन आर देखना है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी परिपथ तुल्य प्रतिरोध का मान, जो सभी प्रतिरोध होते हैं उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इनके व्युत्क्रम का योग कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इसका योग कितना हो गया, लघुत्तम लिया 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 3/2। तो 1/r बराबर 3/2, r का मान हो जाएगा इसका 2/3 ओम। ठीक, कितना हो गया, 2/3 ओम। वहीं यहां भी यही स्थिति है, प्रत्येक का मान क्या है, समान है। अगर यहाँ पर अलग अलग होता है तो हम अलग अलग ज्ञात कर सकते थे इसके लिए, चूंकि यहाँ पर ये समान है तो इसके लिए भी इसका मान कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान, इसके लिए भी तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया 2/3 ओम। ठीक है, अब इसका हम एक साझा चित्र बना लेते हैं, आरबीडी। ठीक है, साझा चित्र हम बनाते हैं इसका। तो इस तरह से बनेगा ये, चूंकि हम ये दोनों क्या समांतर क्रम संयोजन है, हमने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तुल्य प्रतिरोध कितना है इसका, 2/3 ओम। इसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, और इसका 2/3 ओम। ठीक है, क्योंकि हमने इसका निकाल लिया तो अब ये किस श्रेणी में आ गए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो उसमें जुड़ने वाले सभी प्रतिरोधों के योग के समान होता है। तो सभी प्रतिरोधों का योग कर लिया हमने, तो सभी प्रतिरोधों का योग क्या होगा, 2/3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2/3 ओम। इनका योग करेंगे, लघुत्तम आया 3, 2 प्लस इसमें क्या 1 और 3 दूना 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 10/3। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो आएगा हमारा 10/3 ओम। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा में ताप का प्रभाव है, विद्युत धारा में तापीय प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़िएगा मत। अगर
आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।